देवीना मेहरा भी इस समय शामिल हो रही हैं फंडामेंटल्स डिस्कस करने के लिए। चेयरपर्सन हैं वो फर्स्ट ग्लोबल की, और मैक्रो और माइक्रो दोनों पे उनकी बहुत पैनी नज़र रहती है। देवीना, गुड मॉर्निंग। ET9 पे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले क्योंकि आप मैक्रोज ग्लोबल मैक्रो डेटा पॉइंट्स को अपने पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी में आपने बहुत सालों पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, तब शायद इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट और इन्वेस्टर्स ग्लोबल को इतना इम्पोर्टेंस देते भी नहीं थे। तो आप समझती हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं वो? सबसे पहले आप अगर ये हमारे लिए समझाएं, जो एक ग्लोबल करेक्शन चल रहा है ब्याज दरें के बढ़ने के डर से, ये कितना जस्टिफाइड है? ये कितना ज़्यादा फेयर आपको नज़र आ रहा है? और इस समय तो एक भाव से सारी कंपनीज गिर रही हैं, जहाँ पे अर्निंग्स सॉलिड हैं, कैश ऑन बुक्स हैं वो भी, और जहाँ पे अर्निंग्स 10 ईयर फार आउट के एस्टिमेट था, उससे पहले अर्निंग्स ही नहीं है सब एक साथ। तो आप अगर ये हमारे लिए थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखें। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये तो है कि सब जगह ब्याज दरें बढ़ रही हैं, और ब्याज दरें बढ़ने से बाजार पर सीधा सीधा असर तो होता है। ये चीज मैंने पहले भी समझाई है, क्योंकि आप अगर पीई को देखें, अगर आप पीई का उल्टा देखें तो E/P होता है। तो एक तरह से आपके जो आप भाव दे रहे हैं उस पर क्या आप कमा रहे हैं, तो ये जो होता है ये ब्याज दर से रिलेटेड होता है। तो जैसे जब ब्याज दर बढ़ती है तो आपका ये जो पीई है वो घटने लगता है। और दूसरी तरह से आप देखें तो अगर आप किसी भी चीज का भाव देखें, चाहे वो कोई शेयर हो, तो वो है कि आपका जो बाद में जितना कैश फ्लो आएगा उसको आप डिस्काउंट कर रहे हैं, और आज उसका क्या वैल्यू है वो देख रहे हैं, तो क्या मूल्य होना चाहिए। तो अब जब ब्याज दरें बढ़ेंगी तो डिस्काउंट रेट बढ़ता है, तो उस तरह से भी देखें तो भाव घटेगा अगर ब्याज दरें बढ़ेगी। तो वो तो सीधा सीधा एक दोनों चीजों में एक सीधा रिश्ता है। लेकिन अब जो हो रहा है वो एक तरह से ये निवेशकों को ये भी याद रखना चाहिए। पिछले साल मैं ये कई बार बात बोलती थी कि सब सोचते हैं कि कोई ऐसा बाजार है या कोई ऐसा सेक्टर है या कोई ऐसी थीम है जो हमेशा अच्छा करती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पिछले साल तक सबको लगता था कि नैस्डैक में आप निवेश करके गलत नहीं हो सकते हैं। लोगों ने डायरेक्ट भी अकाउंट खोल लिए थे यूएस शेयर्स को ट्रेड करने के लिए। तो अब उन सबको ये समझ में आया होगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से देखें, अगर आप जो अमेरिका का बाजार, चूंकि सबसे ग्लोबल बाजारों में सबसे ज्यादा लोग समझते हैं, आप देखें तो वो जो इंडेक्स लेवल है वो उतना नहीं घटा है। मतलब S&P घटा है 13-13.5%, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उसमें, मतलब एवरेज जो स्टॉक है उसमें वो 22 से 25% तक घटा है। और ऑफ कोर्स जो नैस्डैक में तो इंडेक्स ही 22% घटा है। बहुत सारे स्टॉक हैं जो 50 से 90% घटे हैं। जो सबका फेवरेट जिसमें लोग अकाउंट खोलते थे वो रॉबिनहुड, वो ही 88% डाउन है। इवन जो टॉप के जो फैंगम शेयर्स कहलाते थे उसमें आप नेटफ्लिक्स को देखिए तो 70% से ज्यादा डाउन है। फेसबुक या मेटा वो ऑलमोस्ट 50% डाउन है। तो अब आपको उस फ्रेमवर्क से देखना पड़ेगा। भारत में इम्पैक्ट तो जरूर आता है जो भी थीम ग्लोबली हो उसका, लेकिन आपका अपना भी कुछ डायनामिक्स रहता है। तो वो मतलब कुछ असर आता है ग्लोबल क्यू से, कुछ असर आता है आपके वहां क्या हो रहा है उसमें। तो जहां तक भारत का प्रश्न है, मैंने पिछली बार भी शायद आपके चैनल पर बोला था कि 2021 में बहुत वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि भारत के बाजार ने आउट परफॉर्म किया। तो अभी वो आउट परफॉर्मेंस का जो ट्रेंड था वो अभी कंटिन्यू करता लग रहा है। सो भारत की स्थिति आप एक तरह से कहें तो बाकी बाजारों से कुछ बेहतर लगती है अभी, अगर आप सारे ग्लोबल बाजारों को देखें। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी चिंता का विषय नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको देखनी है। और ब्याज दरें तो यहाँ भी बढ़ ही रही हैं, तो उसका भी कुछ असर तो आता ही है ओवरऑल स्टॉक मार्केट में। और उसके अलावा तो आपको फिर सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट है वो चीजें तो अलग से देखनी पड़ेंगी कि अर्निंग्स पे क्या होगा। देवना, इंडियन मार्केट की कितनी डीरेटिंग होती हुई नजर आती है? मैं आपसे एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट ने अगले साल की अर्निंग्स को 900 रुपये पर शेयर से शुरुआत की थी, फिर वो
900 साढ़े 900 के आसपास शुरुआत हुई थी 2-3 क्वार्टर पहले, अब वो 900 आ गई है। कुछ एनालिस्ट ने ऑलरेडी स्केल बैक करके 870 850 की बात हो रही है। आपके हिसाब से जिस हिसाब से मार्जिन पर प्रेशर आ रहा है इंडिया इंक के, कहाँ पे लैंड होना चाहिए और उसके हिसाब से बाजार आपको इस समय महंगा लग रहा है कि फेयर हो गया है? अब ये एक बात है कि ये साल 2021 से इस मायने में भी अलग है कि 2021 में सभी कुछ अलग अलग, मतलब थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन सब कुछ ऊपर की तरफ गया था। अब वो बाजार नहीं है, इसीलिए मैं वैसे भी बहुत अधिक ये इंडेक्स अर्निंग एग्रीगेट्स को देखती नहीं हूँ, क्योंकि उसमें 1 2 3 कंपनियों से बहुत ज्यादा स्क्यूनेस आ जाती है। और इस बार जो मतलब आप बाजार को जाने दीजिए, मैं खाली कंपनियों की बात कर रही हूँ, तो उनके जो प्रॉफिट होंगे, उनका जो मुनाफा होगा, उसमें भी अलग अलग ट्रेंड रहेंगे। क्योंकि अब ऐसी स्थिति हुई, जैसे आप जनवरी से अब तक देखें तो बहुत सारे कमोडिटीज के भाव ऊपर गए हैं। तो कच्चा तेल, नेचुरल गैस तो हमको मालूम ही है, बाकी भी पोटैश है, एडिबल ऑयल्स है, मतलब खाने का तेल, और बहुत सारी चीजें, और काफी समय तक तो धातुओं में भी बहुत तेजी रही। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा कि जो आप सेक्टर में निवेश कर रहे हैं या जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, उसके क्या डायनामिक्स है। आपको एग्रीगेट देखने का फायदा नहीं है। इनफैक्ट अभी तो ऐसा स्थिति है कि आप सेक्टर एग्रीगेट भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जैसे आप केमिकल्स को लें तो अब केमिकल्स में कई सारे बेसिक केमिकल्स के भाव काफी बढ़े हैं। तो जो वो बेसिक केमिकल बनाने वाली कंपनी है, उनके मुनाफा ज्यादा होगा, लेकिन जो वो इस्तेमाल करती हैं वो केमिकल्स, वो चाहे मतलब वो भी केमिकल ही कैटेगरी की कंपनीज हैं, पर अगर वो डाउनस्ट्रीम में है जहां वो बेसिक केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, उनके मार्जिन पर प्रेशर रहेगा। तो आपको इस वर्ष मार्केट एग्रीगेट उतना नहीं देखना है जितना कि सेक्टर और कंपनी देखनी होगी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैंने कहा कोई उसका फायदा नहीं है कि आप मार्केट एग्रीगेट में आपके 2 3 4 हैवी वेट से एकदम स्क्यू हो जाएगा वो नंबर अर्निंग का। लेकिन जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है या ओवरऑल पैटर्न की बात है, ये जरूर है कि इस बार डिमांड साइड पर मुश्किल रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा रहा है, और खासकर की जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो कि खाद्य पदार्थ हैं और फ्यूल है, तो वहां पर जब जो उपभोक्ता है उसके जो घर का जो बेसिक खर्चा है वो बहुत बढ़ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी। तो जो भी चीज आप आगे पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे कि मतलब वो चाहे चीज शैम्पू हो, चाहे मोटरसाइकिल का परचेज हो, तो वो आप आगे उसको धक्का देंगे, तो वो एक तरह से वो डिमांड पर प्रॉब्लम रहेगी। वो मतलब वो एक अलग चीज है जो आपका मार्जिन प्रेशर के अलावा। राइट। मॉर्निंग देवीना, प्रियंका हियर, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। जैसे आपने कहा कि ये साल हेडविंड्स काफ़ी रहेंगे और आसान नहीं होगा। अगर आप इंडेक्स के लिहाज से देखें पैसा बनाना, तो सेक्टर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन बड़ा कंसर्न होगा। तो क्या ये कहना ठीक होगा या एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस होगा कि इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने की तरफ ध्यान दें, यानी मे बी हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स ले लें या उन स्टॉक्स की बात कर लें? या फिर एक कंसर्न ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन मॉडरेट होने लग जाए, कुछ समय के बाद सेंटिमेंट सुधरने लग जाए, तो क्या पोर्टफोलियो में इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंज करने आप एडवाइस करेंगे इस साल? गुड मॉर्निंग प्रियंका। चीज ये है कि भारत में डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स आपको अच्छी क्वालिटी के कम ही मिलते हैं। ये चीज पूरे विश्व के बाजारों में नहीं है, लेकिन भारत के बाजारों में है, क्योंकि जिसका डिविडेंड अच्छा होता है उसका यूजुअली पी भी बहुत अच्छा होता है या बहुत हाई होता है, तो वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। जो थीम आप एक तो ये कमोडिटीज को देख सकते हैं, बट कमोडिटी में भी जैसे जो 1.5 2 महीने पहले स्थिति थी वहां से थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि इस बार अब विश्व की आप कमोडिटी डिमांड को देखें तो चाइना ने लॉकडाउन और बाकी सब रिस्ट्रिक्शंस करके ऐसा अचानक से हुआ है कि बहुत सारी कमोडिटीज में जहां चाइना बहुत बड़ा उपभोक्ता था, जहां डिमांड काफी चाइना से आती थी, वो कम हुई है। तो इसके कारण जैसे धातुओं को देखें तो अब वहां पर उतनी तेजी नहीं है। तो आप इन्फ्लेशन प्रूफ के अलावा आपको एक चीज जो देखनी होगी वो है
रुपया पे दबाव रहेगा। एक तो डॉलर वैसे स्ट्रेंथन हो रहा है और रुपए का अपना भी ऐसा डायनामिक्स रहा है कि जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे हमको लगता है कि इस वर्ष रुपए में आपको थोड़ा दबाव महसूस होगा। तो आपको वो थीम भी दिमाग में रखनी जरूरी है जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें कि या तो निर्यात करने वाली कंपनीज हो, निर्यात मतलब चाहे वो ये सामान का हो या सर्विसेज का हो, या फिर जो ऐसी कंपनी है जैसे केमिकल्स में मैंने बोला जहां हो सकता है कि आपका जो भाव है वो अंतर्राष्ट्रीय भाव है, डॉलर का भाव है, तो इसलिए आपको उसमें एक कुशन मिलता है। तो वो आपको एक एक सेक्टर कंपनी देख के ब्रॉड थीम एक ये रहेगी, उस हिसाब से देखना होगा। तो हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज, क्वालिटी कंपनी मिलना इतना आसान नहीं होता कि आप उसका पोर्टफोलियो बना लें। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप पोर्टफोलियो बनाते समय डिविडेंड यील्ड वाले शेयर, अच्छी कंपनी के शेयर ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है। खैर, इस बीच आपने क्योंकि करेंसी की बात बताई थी, मैं आपको बता दूं 77 के मार्क को हमने पार कर दिया, यानी कि रुपए की कमज़ोरी है डॉलर के मुकाबले वो बढ़ी है, और 77.30 अराउंड अभी ये लाइव प्राइस में आपके सामने रख रहा हूँ जो अभी चल रहा है, यानी कि 1 से सवा रुपया करीब रुपया कमज़ोर हुआ है डॉलर के मुकाबले। अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी उसको देख पा रहे हैं। देविना, एक और चीज़ है जो इस बार अब चेंज दिख रहा है, इन्फ्लेशन का धीरे धीरे असर, कि अब बैंकर्स को बिना आरबीआई की बैठक, डेडिकेटेड बैठक के बिना भी आके ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी हैं। हाँ, तो अभी बैंकिंग को आप किस रूप में देखते हैं? जब पहले ब्याज दरें ज़्यादा थी ना, तब बैंकर्स ये कह रहे थे हमारा क्रेडिट ऑफ टेक नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट हाई है। अब इंटरेस्ट लो हुआ है तो इन्फ्लेशन का प्रेशर आ गया। ये बैंक्स को कैसे रेट करोगे आप? अजय, बैंक्स में अगर ब्रॉडली बोलूं तो मुझे कम ही अच्छे लगते हैं। मतलब आप कई सालों का मेरा देखें तो मैं वो कभी इतने अच्छे लगे भी नहीं। और पिछले आप 2 सालों में भी देखें तो 2020 में बैंकिंग सेक्टर ही मेरे ख्याल शायद अकेला ही मेजर सेक्टर था जो नेगेटिव में था, जो 2020 की इतनी तेजी वाली मार्केट में। 2021 में ऊपर तो था बट मार्केट से लगभग आधा ही। तो उस समय तो हम लोग का बैंकिंग एक्सपोजर बहुत ही कम था, मतलब मार्केट इंडेक्स से तो आप नेग्लिजिबल ही बोलोगे। तो वहां से हम लोगों ने बढ़ाया है जरूर, लेकिन अभी भी अंडरवेट ही है। सो ये होता है कि जब ब्याज दरें बढ़नी शुरू होती हैं तो शुरू में थोड़ा बैंकिंग के मार्जिन थोड़ा बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोन पे आपका ब्याज दर बढ़ जाती है, जबकि डिपॉजिट जब रिन्यू होते हैं तभी वो ब्याज दरें वहां बढ़ती है। तो इसलिए वहां पर वो धीरे धीरे बढ़ती हैं, एसेट साइड पे जल्दी बढ़ जाती है, तो थोड़ा वहां पर आपको बेनिफिट मिलता है। और जहां तक आरबीआई की बात है, मेरे ख्याल पिछली बार जब मैं आई थी मैंने यही कहा था कि आरबीआई विश्व के सभी सेंट्रल बैंकर से अलग थलग दिखता है, कि उनको लगता है कि ना ग्रोथ पर कोई समस्या है ना इन्फ्लेशन पे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट करने की जरूरत तो थी, तो अचानक से उनको याद आया होंगी जस्ट वो फेड की मीटिंग से पहले, और उसी दिन उन्होंने बढ़ाया। पर ये बढ़ाना तो था ही। मतलब आप इमर्जिंग मार्केट में देखें तो लगभग इमर्जिंग मार्केट के सभी सेंट्रल बैंक्स ने ब्याज दरें एक बार नहीं 2, 3, 4, 5 इवन 6 बार बढ़ाई थी। तो हम लोग तो एक तरह से पीछे रह गए थे। तो वो तो बढ़नी थी, अभी भी मेरे लगता है और बढ़ेंगी, बिकॉज आप होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखें तो पूरा जो फाइनेंशियल ईयर था 21-22 का, उसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन वाज ओवर 13%, तो जो कि 3 दशकों का हाई है। और लास्ट जो प्रिंट आया था वो 14% का था। और धीरे धीरे अब मतलब कहाँ तक कंपनियां भी वो सब जितने भी उनके कॉस्ट साइड पर प्रेशर है उसको कहाँ तक एब्जॉर्ब करेगी। तो अब धीरे धीरे वो भाव बढ़ा रही है उपभोक्ता के लिए भी। तो अब वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब 6 के आसपास घूम रहा था, मुझे लगता है इस बार शायद उससे ज्यादा है नंबर। शायद यही कारण हो कि आरबीआई ने अचानक से, जैसा कि आप कह रहे थे कि मीटिंग ना होते हुए भी ब्याज दरें बढ़ाई हैं। राइट देविना, हमने पहले भी देखा है इंडियन सिस्टम में भी कि इंटरेस्ट रेट्स, इनफैक्ट 10 ईयर अगर बॉन्ड यील्ड को इंटरेस्ट रेट का रिफ्लेक्शन माने तो वो पहले भी बढ़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा, 5 वाली 8, लेकिन निफ्टी भी वहाँ से 50% बढ़ गया। तो ऐसे में आपको कौन सा एरियाज अच्छे लगते हैं इससे पोर्टफोलियो में जो इन्वायरमेंट के बावजूद भी रिलेटिवली आउट परफॉर्म करेंगे?
एक तो मैंने कहा कि वो रूपी डेप्रिसिएशन वाला थीम है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज अभी भी अच्छा लगता है, जबकि मतलब ऑफ कोर्स लगभग 1.5 साल बहुत आउट परफॉर्मेंस के बाद इस साल के शुरू के महीने अच्छे नहीं रहे। केमिकल्स में कुछ कुछ चीजें, ऑयल एंड गैस में कुछ, कैपिटल गुड्स क्योंकि बहुत समय तक अच्छा नहीं किया, वो जो उसमें से निकल रहा है एक तरह से वो सेक्टर, वो भी अभी भी और उसमें थोड़ा पीएलआई का भी स्कीम का भी फायदा है, तो वो टेलीकॉम में कुछ सेलेक्टिवली, तो ब्रॉडली अभी सेक्टोरली देखें तो ये जगह हम लोग की ज्यादा वेटेज रहेगी। जो मैंने कहा पिछली बार से जो थोड़ा बदलाव हुआ है वो है कि मेटल्स यानी जो धातु है उसमें अब अंतरराष्ट्रीय भाव और अंतरराष्ट्रीय संकेत उतने अच्छे नहीं हैं जितने पहले थे, तो वो थोड़ा सा वहां से नीचे आया है सेक्टर। बट ये अब ऐसा मतलब विश्व और भारत दोनों जगह ऐसी मार्केट है, एक तो जैसा मैंने कहा कि आपको सेलेक्टिव होना है और दूसरा बहुत ध्यान से देखते रहना है, बिकॉज अभी जो चीज है हो सकता है 6 महीने बाद थोड़ा स्थिति बदल जाए, तो ये वैसी मार्केट भी नहीं है कि आप एक बार डिसाइड करके फिर उसके बाद उसको पूरी तरह से भूल जाए। देवीना बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने 18 आवर स्वदेश को समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके हमेशा की तरह।